नया टॉपिक जो है ना वो इसी चैप्टर का है, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस टॉपिक है, वो अभी रहना है। उसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस, वे सेल्फ इंडक्टेंस खत्म किया हम लोगों ने ना। सेकंड टाइप ऑफ इंडक्टेंस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो भी वही बचा है, देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए म्यूचुअल इंडक्टेंस में। देखिए, तो इंडक्टेंस है, चाहे वो सेल्फ हो चाहे वो म्यूचुअल हो, मतलब दोनों का बेसिक नेचर तो एक ही है। इंडक्टेंस मतलब इनर्शिया, और इनर्शिया मतलब प्रॉपर्टी ऑफ लूप टू चेंज फ्लक्स थ्रू इट। वो बेसिक डेफिनेशन तो वही रहेगी, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं। बट इसमें क्या है, इसके अंदर क्या सिचुएशन है वो आपको बता दे रहे हैं। इसमें दो लूप हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। दो लूप, जैसे मान लो हमने कहा कि एक प्राइमरी लूप है हमारे लिए, दो लूप कंसिडर कर रहे हैं, एक लूप यहाँ पर और एक साइड में। अब साइड में या वो कहीं पर भी हो, दो दो अलग अलग लूप या कॉइल है। लूप कह सकते हो या कॉइल कह सकते हो। तो एक हमारे पास यहाँ पर लूप है, एक और लूप है। इसमें से एक को हम प्राइमरी लूप का नाम देंगे और एक को सेकेंडरी लूप का नाम देंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो ट्रांसफॉर्मर का कंसेप्ट है वो है यहाँ पर प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी लूप एंड सेकेंडरी लूप, ये दो लूप हमने कह दिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसमें से एक लूप के अंदर मान लो कुछ करंट फ्लो कर रहा हो। अब ये लूप भी हो सकते हैं और कॉइल भी हो सकते हैं। नॉर्मली लूप एक सिंगल टर्न वाले को बोलते हो और कॉइल का मतलब मल्टीपल टर्न वाले होते हैं उसमें। तो जो प्राइमरी लूप है उसमें हमने मान लिया कुछ करंट आई है, और सेकेंडरी लूप यहाँ पर अभी फिलहाल इसके साइड में रखा है, इसके नियर बाय रखा है। मतलब जो हमारा सेकेंडरी लूप है वो इन द मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी लूप। अदरवाइज ये फिनोमिना काम नहीं करेगा। प्राइमरी लूप की अगर मैग्नेटिक फील्ड की रेंज के बाहर है सेकेंडरी लूप, तो कुछ होगा भी नहीं। तो मैंने जानबूझ करके सर्किल का एग्जांपल लिया है, जरूरी नहीं कि सर्कुलर लूप होंगे हमेशा। मैंने सर्कुलर लूप का एग्जांपल कंसेप्ट समझाने के लिए लिया है। यहाँ पर किसी भी तरीके के कॉइल हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, सोलेनॉइड हो सकते हैं, टोरॉइड हो सकते हैं। जस्ट सर्किल पर आप ये मत मानना कि सर्किल ही एग्जांपल है, मतलब सर्किल ही हमारा कंप्लीट आंसर है। सर्किल से मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। न्यूमेरिकल करते वक्त हम कॉइल्स अलग अलग कैटेगरी की लेंगे, अलग अलग टाइप की कॉइल्स कंसिडर करेंगे। तो कंसेप्ट ये है कि जो भी आपका प्राइमरी कॉइल होगा उसकी जैसी ज्योमेट्री होगी, जैसे यहाँ सर्कुलर ज्योमेट्री है और कहीं पर कोई और ज्योमेट्री होगी, तो जैसी भी उसकी ज्योमेट्री होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी अपनी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होंगी। तो वो जैसा भी प्राइमरी कॉइल है, अब इसके लिए आपको वो मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर बहुत क्लियर होना चाहिए कि कौन सा वायर किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसकी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। फिलहाल हम सर्किल का एग्जांपल लेंगे। तो सर्किल के केस में ये चीज मैंने पहले भी कही है कि सर्किल के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो डाइपोल के सिमिलर चलती हैं। ऐसे करके हम स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं उसकी एक्सिस के अलोंग, और बाकी हम डाइवर्जिंग लाइंस दिखाते हैं सर्किल के केस में। तो न्यूमेरिकल जब आप करोगे ना, तो न्यूमेरिकल में प्राइमरी कॉइल हमेशा सर्कुलर होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये पॉइंट ऑफ टेस्टिंग है आपके लिए कि यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा आपको कि आपको करंट्स और उनके करस्पॉन्डिंग लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। सर्किल के केस में ये ऐसा होगा, और ये जो लाइंस होती हैं ये क्लोज लूप बनाती हैं। मतलब ये लाइन सर्किल के बाहर से जाएंगी और एज ए क्लोज लूप बना करके वापस यहाँ पर आएंगी। तो हो क्या रहा है ना कि जो लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी क्रिएटेड बाय द प्राइमरी कॉइल, क्रिएटेड बाय कह सकते हो प्राइमरी कॉइल, और वो सेकेंडरी कॉइल के एरिया से पास हो रही है, पासिंग थ्रू एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो ऑब्वियस ये बात है कि अगर प्राइमरी कॉइल की कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ मैंने इसलिए कहा है कि इसकी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से पास नहीं हो रही है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेफ्ट साइड पे जाएंगी, तो वो डेफिनेटली इधर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया से पास नहीं होगी। तो प्राइमरी कॉइल की कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल से क्रॉस करेगी, और अगर वो सेकेंडरी कॉइल से क्रॉस करेगी तो डेफिनेटली सेकेंडरी कॉइल से कुछ
फ्लक्स एसोसिएट होगा। तो हम लोग फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल का जब डिफाइन करेंगे, फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, तो वो तो बेसिक डेफिनेशन होगा। फ्लक्स निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट, उसका जो एरिया होगा वो लगाओगे बी डॉट ए, बट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे बाय प्राइमरी कॉइल, और इसीलिए म्यूचुअल वर्ड का नाम दिया है आपने कि प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल से पास होंगी, और सेकेंडरी कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, जो कि इससे कैलकुलेट किया जाएगा, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर किसी भी रीजन की वजह से, फॉर एनी रीजन फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल चेंजेस। अब क्या क्या रीजन हो सकते हैं जहां से फ्लक्स बदल सकते हो आप? रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एनी रीजन में क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज हो? तो वो ये हो सकता है, मतलब कुछ पॉसिबल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि करंट प्राइमरी कॉइल में चेंज हो जाए। करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंजेस एक रीजन ये हो सकता है, क्योंकि अगर प्राइमरी कॉइल की करंट आप चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करेगा बायट-सेवर्ट लॉ के हिसाब से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द करंट रहता है। तो अगर प्राइमरी कॉइल की करंट को आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होगी, करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा। तो ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच का डिस्टेंस वेरी कर रहा हो, यानी उसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन चेंज हो रही हो, ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स चेंजेस, मतलब वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, एक दूसरे से अवे हो रहे हैं, तो उसमें भी फ्लक्स चेंज होगा। बिकॉज अगर हमारा सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल की तरफ जाएगा या प्राइमरी कॉइल से दूर जाएगा या कोई और तरीके से मूव करे, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उससे भी वेरी कर जाएगी, इससे भी हमारा सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज करेगा। ये दो रीजंस मेन रीजंस हैं। तो खैर मैंने कहा है ना, फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन से आप चेंज कराओ उससे हमें मतलब नहीं है। बेसिकली ईएमएफ इंड्यूस होगा उसमें, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, ये फैराडेज लॉ कहता है। तो अब आप ये सारी बात अगर समझते हो तो आप बताना कि इन जनरल अगर हम फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल की बात करें तो वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा? फाई ऑफ द सेकेंडरी कॉइल किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा कि इसके एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा, वो डिसाइड कैसे करोगे आप? किन चीजों पे डिपेंड करेगा? तो फाई ऑफ सेकेंडरी कॉइल डिपेंड्स ऑन नंबर 1 करंट इन द प्राइमरी कॉइल। नहीं उत्कर्ष, मैग्नेटिक फील्ड तो एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है ना, वो तो डिपेंड करेगा कि प्राइमरी कॉइल में करंट कितना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से आएगा। तो जितना ज्यादा करंट होगा प्राइमरी कॉइल में उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जितना कम करंट होगा उतनी कम करंट आएगी। तो फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल का डिपेंड करेगा कि प्राइमरी कॉइल में कितनी करंट है, क्योंकि जो प्राइमरी कॉइल है ये सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, बट इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर की करंट की वजह से ना है। तो जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज्यादा फ्लक्स सेकेंडरी में ऑटोमेटिकली बनेगा। तो ये डिपेंड्स इन द करंट इन प्राइमरी कॉइल। और सेकेंडली और किस पे डिपेंड करेगा? इनके म्यूचुअल ओरिएंटेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब म्यूचुअल ओरिएंटेशन पे कैसे डिपेंड करेगा ना, इसके लिए मैं एक डायग्राम दे रहा हूँ, उस डायग्राम से इस बात को समझो। मैं आपको एक डायग्राम देता हूँ। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल, उनके प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसमें करंट आई है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, देयर प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, सिचुएशन 1। सिचुएशन 2, प्राइमरी कॉइल secondary coil, they are again parallel to each other, but this time primary coil has a current of 2 times of I, ज्यादा करंट है उसमें। तीसरा केस, प्राइमरी कॉइल में I करंट है और सेकेंडरी कॉइल की प्लेन प्राइमरी कॉइल की प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये सेकेंडरी कॉइल है।
सेकेंडरी कॉइल का प्लेन और प्राइमरी कॉइल का प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर कह सकते हो, उनके प्लेन आपस में 90 डिग्री पर हैं। और चौथा केस, एक और केस हम यहाँ पर देंगे, फोर्थ केस, उसमें प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के प्लेन्स किसी एंगल पर है। इस तरीके से मान लीजिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी विद करंट प्राइमरी में आई है, ठीक है। अब आप बताओ क्या आंसर आएगा। और इन सब के अंदर ना, इन सब के अंदर दोनों के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस बराबर है। सेंटर टू सेंटर ये भी डी है, सेंटर टू सेंटर ये भी डी है, सेंटर टू सेंटर ये भी डी है, और सेंटर टू सेंटर ये भी डी है। और सबके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो आइडेंटिकल है, मतलब एरिया वाइज, ज्योमेट्री वाइज, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल इन द फर्स्ट केस, एरिया वाइज ज्योमेट्री वाइज इन द सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, सब कुछ आइडेंटिकल है। अब आप मुझे बताओ 1 2 3 4 किस केस में आपके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि सेकेंडरी का फ्लक्स ज्यादा जा रहा होगा। इस सिचुएशन में तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है, अगर हम फ्लक्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहें, असेंडिंग ऑर्डर में, कि सेकेंडरी कॉइल में कहां पर सबसे ज्यादा फ्लक्स पास कर रहा होगा। यहां पर सबसे ज्यादा फ्लक्स पास करेगा, या यहां पर सबसे ज्यादा फ्लक्स पास करेगा, या यहां पर फ्लक्स ज्यादा होगा, या यहां पर फ्लक्स ज्यादा होगा। तो ये आप जरा एक बार चेक करके बताओ, तो आपको समझ में आ जाएगा ये स्टेटमेंट कि सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स दो बातों पर डिपेंड करेगा, कि प्राइमरी में कितनी करंट है और प्राइमरी और सेकेंडरी के ओरिएंटेशंस कैसे हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, वो एक दूसरे से कोई एंगल बना रहे हैं, क्या है सिचुएशन, उसके हिसाब से सब कुछ डिपेंड करेगा। राइट, हाँ ठीक है, आप लोग के आंसर जो आ रहे हैं, तो वो बात समझो आप ना, न्यूमेरिकल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये समझना कि प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होगी, मतलब किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल से निकलेगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्राइमरी कॉइल क्योंकि सर्किल है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूं, ये अंदर की तरफ आएगी ऐसे, और ऐसे करके आएगी, मतलब अब ये क्यों बता रहा हूं, ये इसके लिए आप एक बार चेक करिएगा, सर्कुलर कॉइल्स की, सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती है, ये आपको ना प्रैक्टिस के थ्रू समझना होगा, ठीक है। अब यहां पर भी ऐसा ही होगा, इसके अंदर भी इतना ही होगा, लेकिन क्या है कि डबल करंट होने की वजह से, डबल करंट की वजह से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस आएंगी यहाँ पर। आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डबल दिखाओ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकंड वाले केस में डबल दिखाएंगे, क्योंकि करंट डबल है तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगी, डबल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर फ्लक्स ज्यादा है, मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी से पास होगी। हाँ जी संबित, फर्स्ट सेकंड, थर्ड वाले में क्या होगा देखो जरा, थर्ड वाले फिगर में प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको प्राइमरी कॉइल की देखनी है, तो प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये हुई स्ट्रेट, उसके बाद ये ऐसे चली गई। मैं एक ही साइड का दिखाता हूं, आप खुद देख सकते हो कि नंबर ऑफ लाइंस जो सेकेंडरी के एरिया, सेकेंडरी कॉइल की एरिया से पास हो रही हैं वो काफी कम है, इनफैक्ट है ही नहीं, अगर परपेंडिकुलर प्लेन लोगे तो होगी ही नहीं, क्योंकि हम उस लाइन को देखते हैं जो सेकेंडरी कॉइल की एरिया को के आर पार चला जाए, उसको क्रॉस कर जाए। तो इसके एरिया को तो कोई भी क्रॉस नहीं कर रहा, एरिया के आप पैरेलल जा रहे हो लेकिन एरिया को क्रॉस नहीं कर रहे हो, तो यहां पर तो जीरो फ्लक्स हो गया एक तरीके से। अक्षय, नहीं सही है बेटा, करंट का डायरेक्शन ये है, देखो ना आप ऐसे टर्न करोगे तो थंब इधर ही आएगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन सही लिए मैंने, और इसके अंदर दिखाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, तो इसमें फिर भी कुछ लाइंस पास कर जाएंगी, सारी तो नहीं पास करेंगे लेकिन ऑब्वियसली बात है कुछ लाइंस फिर भी आपको इसमें से दिखेंगे, कमी होंगी लेकिन होंगी। तो ये भी जानते हो कि इंट्यूशन टाइप की चीज है, ये एक इंट्यूशन टाइप आपको लगाना पड़ता है, अंदाजा लगाना पड़ता है कि अच्छा मैक्सिमम फ्लक्स तो सबसे ज्यादा 2 में है, देन 1 में, देन 4 में, एंड देन 3 में, ये इसका ऑर्डर बन रहा है 2 1 4 3, है ना, मैक्सिमम फ्लक्स का। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स के केसेस में क्या होता है, कई सारे फैक्टर होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि सेकेंडरी का फ्लक्स कितना जाएगा।
उसमें यहाँ पर कितनी करंट है वो डिसाइड करेगा। प्राइमरी की ज्योमेट्री क्या है वो डिसाइड करेगी। सेकेंडरी की ज्योमेट्री क्या है वो डिसाइड करेगा। इनके बीच कितना सेपरेशन है वो डिसाइड करेगा। इनके प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं कि परपेंडिकुलर हैं। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे इसमें। तो अगर हम ये कह दें कि हम सब चीजों को कांस्टेंट कर देते हैं, सारी चीजों को कांस्टेंट कर दें और सिर्फ करंट के वेरिएशन को अलाउ करें, हम सब कुछ कांस्टेंट कर दें, प्राइमरी सेकेंडरी में सब कुछ कांस्टेंट कर दीजिए आप, और ये कंडीशन लगाओ कि सिर्फ आप प्राइमरी कॉइल की करंट को चेंज कर सकते हो और कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब है कि फॉर अ गिवन, दैट मीन्स की फिक्स्ड ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी एंड कॉइल, फॉर अ गिवन फिक्स्ड ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल्स, मतलब अब आप ओरिएंटेशन को चेंज नहीं करेंगे, तो कोई एक ओरिएंटेशन इसमें से चूज कर लो, चाहे ये वाला चूज कर लो चाहे ये वाला चूज कर लो, और अब वो ओरिएंटेशन बदलेगी नहीं, चेंज नहीं हो पाएगी। सो ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो पाएगी, ये मैं मान के चल रहा हूं। तो अगर ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी तो फ्लक्स चेंज होने के लिए सिर्फ एक रीजन बचता है, फ्लक्स चेंज होने का सिर्फ एक रीजन बचा, वो है करंट इन द प्राइमरी कॉइल। और तब हम कह सकते हैं कि फ्लक्स फाई proportional to phi in the secondary coil will be proportional to current in the primary coil, ये कह सकते हो आप, क्योंकि बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट हो चुकी हैं अब, और इनके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पर इंट्रोड्यूस करोगे, तो वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कैपिटल एम, सेल्फ इंडक्टेंस की तरीके से कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल एम। एक्चुअल में कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो इसके लिए हम सिर्फ एम लिखेंगे। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में आप क्या कहते हो कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल, ऐसा कहा जाता है कि इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, इस लूप का सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी कॉइल का नहीं है, मतलब इसको आप ये नहीं कह सकते हो कि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस प्राइमरी कॉइल का है या ये म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकेंडरी कॉइल का है, मतलब ये किसी एक कॉइल की प्रॉपर्टी नहीं है। म्यूचुअल म्यूचुअल तभी वर्ड नाम दिया गया है कि ये दोनों के, ये इंडक्टेंस दोनों का एक कॉमन इंडक्टेंस कह सकते हो, शेयरिंग हो रही है इसके बीच में, तो इसीलिए हम इसको सिर्फ एम लिखेंगे, ना इसके नीचे पी लगाएंगे ना इसके नीचे एस लगाएंगे, मतलब इट इज जस्ट द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। नेवर से दैट it is inductance of primary coil, never say that it is inductance of secondary coil, it is the inductance of pair of primary and secondary coil, inductance of the pair of primary and secondary coils, किसी एक का नहीं होगा, तभी इसको म्यूचुअल का नाम दिया मैंने। अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन, है ना, बेसिक डेफिनेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने की डेफिनेशन। यूनिट और सब कुछ सेल्फ इंडक्टेंस के जैसा ही रहेगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा। अब ना इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे यार, एक प्रॉब्लम एक और है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स लेके दिखाऊंगा जहां पर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले कैलकुलेट करेंगे, तो वो देख लो और फिर इसकी एप्लीकेशन पार्ट पर जाएंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम, दैट मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी क्या करेंगे, इसमें हम जानबूझ करके एक बार फिर सोलेनॉइड को ही एग्जांपल लेंगे। देखिए मैग्नेटिज्म के अंदर कोई कंसेप्ट बनाना हो तो आप सोलेनॉइड को उठा लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई कंसेप्ट बिल्डअप करना हो तो कैपेसिटर उठा लो। तो हम जानबूझ करके सोलेनॉइड का एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, और थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा इस टाइम जो डायग्राम देने जा रहा हूँ मैं। कैलकुलेशन ऑफ एम में क्या हो रहा है, हम पहला एग्जांपल यहाँ पर लेंगे टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स का, टू कोएक्सियल सोलेनॉइड।
तो डायग्राम बनाए इसका पहले, यार देखो सिलेंडर नहीं बनाएंगे पहले की तरीके से, हम सिर्फ कॉइल्स दिखाएंगे। तो एक डायग्राम को ना आप एक बार देख करके और साथ साथ बना लेना, अदरवाइज क्योंकि जब दूसरा कॉइल हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे तो डायग्राम की विजिबिलिटी थोड़ी सी लो हो जाएगी। तो मैं जानबूझ करके स्लो डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि यहाँ कंसेप्ट है मेरा। तो हमने एक लॉन्ग सोलेनोइड लिया, ठीक है, ये पहला सोलेनोइड, इसी के अंदर एक और सोलेनोइड है, इसके इनसाइड पे ही है। तो देखिए बनाते हैं उसको ना, ये आपने बना लिया ना, इसके इनसाइड पे हम एक और सोलेनोइड दिखा रहे हैं इनसाइड में, जो इससे छोटे साइज का होगा थोड़ा। जो ये इस टाइप से है यार, दो सोलेनोइड है, एक बाहर एक अंदर। जो बाहर वाला सोलेनोइड है उसके बारे में हम कह देते हैं कि उसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2 है, उसकी रेडियस R2 है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2, रेडियस R2। और अंदर वाले सोलेनोइड के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 और रेडियस R1। ये दो सोलेनोइड है। जिनके ना समझ में आ रहा है उनके लिए भी बता देते हैं। अच्छा, आप ऐसे मान सकते हो कि एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर है, इनसाइड उसके एक और सिलेंडर डाल देते हैं। और हम लोगों ने एक एक वायर को बाहर वाले सिलेंडर पे रैप किया गया है, आउटर सिलेंडर के ऊपर। ऐसे मान सकते हो कि एक वायर लिया और उसको बाहर वाले सिलेंडर पे कॉइल्स के फॉर्म में रैप किया गया, और उसके बाद एक वायर लिया और उसको हम अंदर वाले सिलेंडर पे ऐसे बना रहे हैं। तो इस तरीके का फिगर है, अगर वहां ना समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो, इस टाइप से समझ सकते हो कि इस तरीके की ये दो सिलेंडर्स हैं, एक आउटर सिलेंडर और एक इनर सिलेंडर। इनर सिलेंडर का रेडियस हम लोगों ने R1 कह रखा है और आउटर सिलेंडर का रेडियस मैंने R2 कह रखा है। इसके नंबर ऑफ टर्न्स N2 है और इनर वाले के नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। चलिए, तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है आपको कि इनका इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, है ना। इसका म्यूचुअल, और दोनों आइडियल सोलेनोइड है, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। और ये बार बार कहा जाता है कि आइडियल सोलेनोइड है, और एंड इफेक्ट नहीं लेना है मेरे को। मतलब आइडियल सोलेनोइड का मतलब आपको ये मान के चलना है कि मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरीके से यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली सोलेनोइड जब डिस्कस किया गया था तो ये बताया गया था कि सोलेनोइड की जब आप एंड पॉइंट पर आ जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड एंड पॉइंट पर हाफ होती है और सेंटर वाले पे ज्यादा होती है। तो उस कंसेप्ट को इग्नोर करेंगे, आइडियल सोलेनोइड का मतलब उसको इग्नोर करूं, ये मान के चलो कि मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरीके से यूनिफॉर्म रहेगी इसके अंदर। और क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर दिस पेयर ऑफ कॉइल। इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ कॉइल्स होगा, दो कॉइल चाहिए होंगे आपको। ये दो कॉइल हो गए, एक बड़ा कॉइल एक छोटा कॉइल, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। तो क्वेश्चन ये उठता है यार कि इन दोनों कॉइल्स में प्राइमरी कौन है और सेकेंडरी कौन है, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें कॉइल दिए जाएंगे, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल लिख करके नहीं आता कभी। तो हम किसे प्राइमरी कॉइल माने इसमें, इनमें से कौन सा कॉइल प्राइमरी कॉइल मान लिया जाए और कौन सा कॉइल सेकेंडरी कॉइल मान लिया जाए। नहीं, अंबर करंट दिया ही नहीं इसमें। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको ये नहीं दिया जा रहा कि करंट किसमें है। हाँ जी, हमको ये कहना है कि विच वन इज प्राइमरी कॉइल एंड विच वन इज सेकेंडरी कॉइल। तो मैं एक काम करता हूँ ना, देखो। हाँ जी प्रथम, ठीक है। एक्चुअली हाँ सूरज, ठीक है। दीपल, नहीं देखो, मैं बता रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ आपको। आपको एक काम करते हैं, देखिए मैं, हाँ जी कृष्णा, दोनों काम करेंगे। मैं इनर वाले को एक काम करता हूं, मैं इनर वाले को प्राइमरी कॉइल मानता हूं और आउटर वाले को सेकेंडरी कॉइल मानूं। ये और इधर पैरेलल में ही, इसी के पैरेलल में मैं जानबूझ करके इनर वाले को सेकेंडरी कॉइल मानूंगा और आउटर वाले को प्राइमरी कॉइल। और हम ये दिखाएंगे कि दोनों ही तरीके से आपका आंसर सेम आएगा।
म्यूचुअल इंडक्टेंस भैया, म्यूचुअल वर्ड का मतलब होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कॉमन है, वो उस पेयर का इंडक्टेंस है। तो उस पेयर का इंडक्टेंस जब है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन प्राइमरी और कौन सेकेंडरी। और ये चीज हम लोग एक बार मैथमेटिकल तरीके से करके देखेंगे। तो चलिए, अगर प्राइमरी कॉइल इनर है, मतलब करंट प्राइमरी कॉइल में है, यानी कि अंदर वाले सोलेनॉइड में है, करंट अंदर वाले सोलेनॉइड में है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ फिर? अगर हम इसकी बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? अगर करंट अंदर वाले सोलेनॉइड में है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अंदर वाले सोलेनॉइड के हिसाब से आएगी, और अंदर वाले सोलेनॉइड के हिसाब से जब आएगी तो वो म्यू नॉट उसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ टाइम्स करंट आई लिख देंगे। इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और फ्लक्स आप सेकेंडरी कॉइल का निकालोगे, तो सेकेंडरी कॉइल कौन है इसके अंदर? फ्लक्स अच्छा, एक और बात बहुत ध्यान से देखना कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर करंट प्राइमरी वाले में है यानी कि अंदर वाले सोलेनॉइड में है, तो आइडियल सोलेनॉइड कैरेक्टरिस्टिक याद रखो। अगर करंट अंदर वाले सोलेनॉइड में है तो आइडियल सोलेनॉइड कैरेक्टरिस्टिक ये कहती है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ सोलेनॉइड के अंदर रहेगा। आउटसाइड सोलेनॉइड किसी भी आइडियल सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को जीरो माना जाता है। तो अगर अंदर वाले सोलेनॉइड में करंट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड अप टू द रेडियस R1 रहेगी, और R1 रेडियस के बियॉन्ड जीरो हो जाएगी। मतलब ये चीज अप टू R1 रेडियस ही है सिर्फ, और उसके बियॉन्ड जाने पर क्योंकि आप सोलेनॉइड के बाहर आ जाओगे तो आइडियल सोलेनॉइड के बाहर जीरो मैग्नेटिक फील्ड का केस होता है। और अगर हम फ्लक्स फाइंड करेंगे सेकेंडरी कॉइल का, तो फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल का ज्योमेट्रिकल एरिया तो ज्यादा है। देखिए, फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल कैसे निकालेंगे? म्यू नॉट N1I हो गया मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब एरिया कितना लें हम? सेकेंडरी कॉइल का कौन सा एरिया चूज करोगे? बिकॉज सेकेंडरी कॉइल तो बड़ी कॉइल है ना, सेकेंडरी कॉइल का जो साइज है वो ज्यादा है। तो क्या सेकेंडरी कॉइल के पूरे एरिया पर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस है? क्या जितना भी एरिया सेकेंडरी कॉइल का है, क्या उस पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है? तो आंसर है कि नहीं, वहां तक नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अप टू R1 है, अप टू R1। उसके बाहर वाले स्पेस में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो हम सेकेंडरी कॉइल का पूरा एरिया काउंट नहीं करेंगे, सेकेंडरी कॉइल का टोटल एरिया काउंट ना करके सिर्फ उतना एरिया काउंट करेंगे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस है, और वो एरिया पाई R1 स्क्वायर होगा इनटू उसके नंबर ऑफ टर्न्स। क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में कई सारे टर्न है, तो इसका भी फ्लक्स लोगे, इसका भी फ्लक्स लोगे, इसका भी फ्लक्स लोगे, इसका भी फ्लक्स लोगे, तो नंबर ऑफ टर्न भी मल्टीप्लाई करेंगे, और वो कितने होंगे? N2 पर यूनिट लेंथ, और मल्टीप्लाइड बाय इनकी टोटल लेंथ। उसको फिलहाल L मान लेते हैं कि टोटल ये L लेंथ है, तो इनटू L डिवाइडेड बाय, क्योंकि नहीं सॉरी डिवाइड नहीं करना, मतलब एक्चुअली बस ये हो गया फ्लक्स। अब फ्लक्स इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द करंट। तो इसमें से करंट को अगर हटा दें तो बाकी का सारा पैरामीटर करंट के अलावा बाकी जो भी चीजें हैं वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर लिखा जाएगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर टाइम्स L। ये होगा इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब आइए इधर इनर वाले में, अगर और आउटर मतलब आउटर वाला प्राइमरी कॉइल है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटर कॉइल के अकॉर्डिंग चलेगी, म्यू नॉट N2I, और ये अप टू R2 होगा, और बियॉन्ड R2 ये जीरो हो जाएगा। अब फ्लक्स जब आप निकालोगे ना सेकेंडरी कॉइल का, तो अब सेकेंडरी कॉइल अंदर वाली कॉइल है, तो म्यू नॉट N2I एरिया अंदर वाले का, एरिया अंदर वाले का रखेंगे पाई R1 स्क्वायर, और नंबर ऑफ टर्न भी अंदर वाली कॉइल के, तो अंदर वाली कॉइल में N1 इंटू L होगा अंदर वाली कॉइल में,
फिर आई को अलग कर दें तो आई के अलावा रिमेनिंग पैरामीटर फिर से म्यूचुअल इंडक्टेंस, और वो हो गया म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। ये भी उतना ही आएगा आपका आंसर। सो कंक्लूजन ये है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वेश्चंस में ये बताया नहीं जाता है कि कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। ये डिसीजन आपको लेना होगा। हम लोग को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि किसको हम प्राइमरी कॉइल मान लें और किसको हम सेकेंडरी कॉइल मान लें, और ये डिसीजन हम किस बेसिस पर लेंगे। बेसिस क्या होना चाहिए इसको डिसाइड करने का, कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी कॉइल प्राइमरी है और कौन सी कॉइल सेकेंडरी है। ये डिसीजन आप किस बेसिस पर लोगे, मतलब यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करें कि यार ये वाला तरीका सही है या ये वाला तरीका सही है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आप चाहे ये वाला ले लो चाहे ये ले लो, मेहनत दोनों में बराबर है, एफर्ट्स दोनों में बराबर है। नंबर ऑफ स्टेप्स जितने आपको यहाँ लिखने हैं उतने ही नंबर ऑफ स्टेप्स आपको यहाँ भी लिखने हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अंबर, बिल्कुल। जिसका मैग्नेटिक फील्ड आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो और जिसका मैग्नेटिक फील्ड आपको याद आ जाए उसे प्राइमरी मान लो। ये तो कुल मिलाकर के आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कैसी है। कभी भी ये बताया नहीं जाता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करते वक्त कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। इस एग्जांपल को मैं बता रहा हूं कि अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल्स को इंटरचेंज कर दो, उनकी अदला बदली कर दो, इंटरचेंज करो, तो भी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस में फर्क नहीं आने वाला। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका एक ही आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये उस पेयर का इंडक्टेंस है। अगर प्राइमरी सेकेंडरी का नाम बदलने से ये चीज चेंज हो रही होती ना, तो फिर हमको स्पेसिफाई करना पड़ता कि किसको प्राइमरी लिखना है और किसको सेकेंडरी रखना है। उत्कर्ष जी, R1 का एरिया इसलिए लिया है कि सेकंड वाले में हमारी सेकेंडरी कॉइल इनर वाली है, तो इनर वाले का एरिया रख रहे हैं अंदर वाले का, और अंदर वाला R1 रेडियस। और ये बात देखो, ऐसे फिर बोलो आपसे यार, ये बात थोड़ी खतरनाक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में ये बात खतरनाक है। तो मैं तुमको इसका एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बात समझाने के लिए, इस बात को प्रॉपरली समझा दिया जाए आपको। तो हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, काफी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्ट बिल्डिंग एग्जांपल भी है, ये बता दें आप। मतलब एक एग्जांपल, इसको नॉर्मल एग्जांपल ना मानिए, कंसेप्ट बिल्डर भी है। तो मैं यहाँ पर एक सर्कुलर लूप ले रहा हूँ, ठीक है, ऑफ रेडियस कैपिटल R, और N1 टर्न्स है इसके अंदर, N1 टर्न्स का सर्कुलर कॉइल है। अब प्लेन सर्कुलर कॉइल, अब प्लेन कॉइल मैंने पहले भी तुमको समझाया हुआ है कि प्लेन सर्कुलर कॉइल क्या होता है, कि थिकनेस ऑफ कॉइल काफी कम होती है, और इसके अंदर, इसके इनसाइड एक और कॉइल है ऑफ रेडियस स्मॉल r, N2 टर्न का, और ये दूसरा कॉइल है, मतलब अनदर कॉइल सर्कुलर, ये भी प्लेन कॉइल है। ये एक एक वर्ड मैटर करेगा अगर परफेक्शन चाहते हो तो। खाली मैथ की तरफ ध्यान दे रहे हो कि इसके अंदर स्टेप कौन से आएंगे, तो बेकार है, कोई फायदा नहीं है। और ये आपको दे रखा है कि कैपिटल R इज मच लार्जर देन स्मॉल r, ये दे रखा है, और इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा ये कैलकुलेट करने को दिया गया है कि व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब डिसीजन, अब यहाँ डिसाइड करो कि किसको प्राइमरी कॉइल मानेंगे। ये डिसीजन लेना पड़ता है यहाँ पर कि प्राइमरी कॉइल किसको माने। यहाँ थ्योरी कहती है कि आप किसी को भी प्राइमरी मान लो। थ्योरी ये बोलती है कि आप इसको प्राइमरी कॉइल मान करके बाहर वाले को सेकेंडरी मान लो, या बाहर वाले को प्राइमरी मान करके अंदर वाले को सेकेंडरी मान लो, आंसर एक ही आएगा। थ्योरी ये कहती है, लेकिन हमको ये देखना है कि इनमें से प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कौन सा ज्यादा होगा, किसके अंदर हमारी कैलकुलेशन कम होगी। थ्योरी वाइज आप प्राइमरी कॉइल दोनों में से किसी को भी मान सकते हो, किसी को भी सेकेंडरी मान सकते हो,
कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ अंबर सही है, लेकिन आपको ये फैसला करना होगा यहाँ पर कि भाई किसको हम प्राइमरी कॉइल माने, ताकि फ्लक्स का कैलकुलेशन आसान हो जाए, सिंपल तरीके से फ्लक्स कैलकुलेट हो जाए और बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व ना हो यहाँ पर, क्योंकि हम मैथमेटिक्स को ही अवॉइड करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा। फिजिक्स तो वैसे ही सिंपल है, उसकी मैथ टफ होती है, तो मैथ को जितना कम रखो फिजिक्स वैसे ही सिंपल हो जाएगी। तो आप डिसाइड करो किसको रखें यार। तो हमारा डिसीजन ये आ रहा है कि क्यों ना प्राइमरी क्वाइल हम बड़े वाले को करें। रीजन, मैं प्रेफर करता हूं आउटर वाले को प्राइमरी चूज करना, क्योंकि अगर हम इसको प्राइमरी चूज करेंगे तो सेकेंडरी क्वाइल एक छोटे रेडियस की क्वाइल है, मतलब बहुत कम एरिया की क्वाइल होगी, और बहुत कम एरिया के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करते वक्त मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म माना जा सकता है। अगर हम बाहर वाले को प्राइमरी क्वाइल करेंगे तो हमें फ्लक्स का कैलकुलेशन अंदर वाले के एरिया पर करना पड़ेगा, और अंदर वाले का एरिया काफी छोटा है, तो एक छोटे एरिया का फ्लक्स निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकते हैं। लेकिन अगर हम अंदर वाले को प्राइमरी क्वाइल मानते हैं तो फिर मुझे फ्लक्स बड़े वाले क्वाइल के एरिया का कैलकुलेट करना पड़ेगा, और बड़े वाले क्वाइल का एरिया काफी लार्ज है, उतने लार्ज एरिया पर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलस इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए प्राइमरी क्वाइल हम मानेंगे आउटर वाले को, और सेकेंडरी क्वाइल हम यहां पर मान सकते हैं इनर वाले को। मैं फिर बता रहा हूं इसके पीछे का लॉजिक और उसका एडवांटेज क्या है, लॉजिक एंड उससे क्या एडवांटेज होगा। तो लॉजिक और एडवांटेज में क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट flux for small area and magnetic field can be assumed to be a uniform magnetic field। ये इसका लॉजिक और एडवांटेज है मेरे को। मैं फिर बोल रहा हूं, थ्योरी अगर पूछ लेना कोई कि क्या ये कंपलसरी है, तो ये कंपलसरी नहीं है, ऐसा मानना कंपलसरी नहीं है हमारे लिए। आपका नहीं मन करता ना मानो, आपको इंटीग्रेशन आती है बहुत अच्छी बात है, आप लगाओ इंटीग्रेशन, मेरे को इंटीग्रेशन नहीं लगाना, तो मैं प्राइमरी क्वाइल को आउटर मान लूंगा, सेकेंडरी को इनर मान लूंगा। तो मैं इंटीग्रेशन नहीं करना चाहता, आप लोग को करना है, अच्छा लगता है तो कर दो। आप देखो, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज फ्लक्स इन द सेकेंडरी क्वाइल अपॉन करंट इन द प्राइमरी क्वाइल। तो मान लेते हैं कि जो प्राइमरी क्वाइल है उसमें आई करंट है और प्राइमरी क्वाइल हमारा बाहर वाला है। तो जब करंट बाहर वाले क्वाइल में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले क्वाइल के हिसाब से आएगी, और बाहर वाला क्वाइल के हिसाब जाओगे तो ये म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल आर, सर्किल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। लेकिन बाहर वाले में N1 टर्न है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका हर एक टर्न प्रोड्यूस करेगा, हर एक टर्न से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इसलिए N1 और मल्टीप्लाई होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड में, इनटू फ्लक्स। अब हम अंदर वाले कॉइल का निकाल रहे हैं, तो एरिया हम अंदर वाले कॉइल का रखेंगे, यानी कि पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और अंदर वाले के भी नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे आप, N2। फाइनली ये आई और आई चले जाएंगे, इंडक्टेंस में कभी लास्ट में आई नहीं आएगा, ध्यान रखना, और ये आंसर बन जाएगा म्यू नॉट N1 N2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर ओवर 2 कैपिटल आर। ये इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अब मैं इस क्वेश्चन को, लास्ट है बस, इस क्वेश्चन को ना इनडायरेक्ट एक पूछना चाह रहा हूं, व्हाट, अब किसी ने जबरदस्ती कर दिया, आप मान लो कि नहीं, व्हाट इज फ्लक्स थ्रू आउटर कॉइल, व्हाट इज फ्लक्स थ्रू आउटर कॉइल इफ करंट आई फ्लोज इन द इनर कॉइल। क्या आंसर देंगे भाई?
फ्लक्स, देखो हम अभी तक लॉजिक एडवांटेज क्या बिठा रहे थे कि यहां पर करंट ले लेंगे तो हमको छोटे एरिया का फ्लक्स निकालना पड़ेगा, तो कैलकुलस यूज नहीं करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ही यही पूछ लिया गया आपसे, मतलब आप जो दिमाग लगा रहे थे उस दिमाग के अगेंस्ट जाकर के क्वेश्चन ही यही कह दिया कि नहीं करंट अंदर वाले में है। अब बताओ बड़े वाले का क्या फ्लक्स होगा। हाँ जी प्रथम, कि करंट अंदर वाले में है तो बड़े वाले का फ्लक्स बताओ क्या होगा। हमने जिस एडवांटेज से बचने के लिए ये सब कुछ किया वही पूछ लिया गया कि चलो हम तुमको ये एडवांटेज नहीं देंगे, अब मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। तो हमने कहा अपना एडवांटेज दो, कोई दिक्कत नहीं हमें, अपना दो एडवांटेज, लेकिन मेरे को फिजिक्स पता है, तो मुझे ये पता है कि जो आंसर आएगा वो m इंटू आई आएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस तो दोनों का एक ही होगा ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो आप किसी भी साइड से कैलकुलेट करोगे एक ही आएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जब एक बार कैलकुलेट हो गया मेरे अपने लॉजिक और एडवांटेज से, तो अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर मैंने निकाल लिया है तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना है आपको, खाली करंट से मल्टीप्लाई करना है। तो फ्लक्स आउटर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन द इनर, ये इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे यहां पर। आसान टॉपिक नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूं आपको, रिवाइज नहीं करोगे तो ये टॉपिक बेकार है। और इसके ऊपर जे एडवांस 2016 का ईयर आने का मतलब आप समझ लीजिए क्या है। जे एडवांस 2016 में इस कंसेप्ट के ऊपर एक बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा क्या है, डिफिकल्ट कह लो, आपके लिए तो बेकार है वो, हमारे लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बेकार है। बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है वो, प्रैक्टिस करके देखिएगा उसको, जे एडवांस 2016। और इसी कंसेप्ट को यूज किया गया है, मतलब ये कंसेप्ट लगता है कि हमको समझ आ चुका है, मैं फिर बोल रहा हूँ शायद ये अभी समझ आया नहीं है। ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है ना आपसे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पेयर ऑफ कॉइल का है, प्राइमरी सेकेंडरी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इस स्टेटमेंट को देखना समझना, और एक दो और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए करेंगे वो, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, रिवाइज जरूर करना है नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में आपका ऑल्टरनेटिंग करंट भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।